अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट नोटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और साथ में इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट नोटेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस विच इज़ नोन एज। कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम की जो फिजिकल स्टेट होगी उसको हम हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट से शो करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने हिल्बर्ट स्पेस पहले ऑलरेडी टॉपिक किया, उसमें हमने काफ़ी सारे एलिमेंट यूज़ किए, जैसे साई फाई हो गया, कई हो गया। इस तरह फर्स्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो है स्टेट वेक्टर साई। स्टेट वेक्टर इंडिपेंडेंट टू द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर हमारे पास जितने भी स्टेट वेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे टू द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट के। सिस्टम दो तरह से बात करेंगे, स्फेरिकल और कार्टेशियन। फिजिकल मीनिंग ऑफ साई रिमेन सेम। यहाँ पर जो हमारे पास फिजिकल मीनिंग होगा साई का वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ नोटेशन टू एक्सप्रेस स्टेट वेक्टर। डायरेक्ट साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया नोटेशन का सिस्टम जिसमें हम यूज़ करेंगे स्टेट वेक्टर्स को, और हर स्टेट वेक्टर्स को उसने कुछ सैम्पल से भी शो किया है। ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कैट एंड ब्रा। उसने कैट एंड ब्रा का सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। व्हाट इज कैट? द स्टेट वेक्टर ऑफ हिल्बर्ट स्पेस डिनोटेड बाय। व्हाट इज कैट? द स्टेट वेक्टर ऑफ हिल्बर्ट स्पेस डिनोटेड बाय। स्टेट वेक्टर में हम हिल्बर्ट स्पेस को इस तरह से डिनोट करते हैं कि हमारे पास जो कैट कोई भी वेक्टर होता है उसको इस फॉर्म की नोटेशन में लिखते हैं कि हमारे पास जो एंगल ब्रैकेट होती है वो राइट साइड पे आती है। यहाँ पर हम एलिमेंट यूज़ करें साई, तो अगर साई को इस नोटेशन में यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये कैट वेक्टर बनेगा, कैट नोटेशन के अंदर आएगा। एलिमेंट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस शोन इन कैट नोटेशन। जितने भी एलिमेंट्स होंगे हिल्बर्ट स्पेस के, जब उनको कैट नोटेशन में शो करेंगे तो हमारे पास वो कैट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज ब्रा नोटेशन। डुअल स्पेस एलिमेंट रिप्रेजेंटेड सच दैट इन नोन एज ब्रा वेक्टर। कि अगर हमारे पास अगर एंगल ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे आ रही होगी तो इसमें जितने भी हमारे पास वेक्टर्स आएंगे वो ब्रा नोटेशन को शो करेंगे, ब्रा एलिमेंट्स को शो करेंगे। बोथ एलिमेंट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस लीनियर अलजेब्रिक एलिमेंट वेक्टर स्पेस। दोनों तरह के जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जो हिल्बर्ट स्पेस से हम यूज़ कर रहे होंगे वो लीनियर अलजेब्रिक एलिमेंट होंगे वेक्टर स्पेस के। जैसा कि हमने टर्म यूज़ की थी हिल्बर्ट स्पेस में साई और फाई के लिहाज से, उनके प्रोडक्ट के लिहाज से, तो यहाँ पर भी हम उनके एग्जाम्पल को इस तरह ले सकते हैं कि फाई एंड साई विल बी इक्वल टू फाई एंड साई। डिफरेंस हमारे पास होगा, उनको हम एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डायरेक्ट नोटेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी कैट वेक्टर हैव कोरिस्पोंडिंग यूनिक ब्रा वेक्टर। के हर एक कैट वेक्टर का उसका एक यूनिक ब्रा वेक्टर होगा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक कैट वेक्टर है, उसका एक कोरिस्पोंडिंग ब्रा वेक्टर होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें रिक्वायर होते हैं वो आगे हम चल के देखेंगे। साथ में उसने हमें क्वेश्चन दिया एग्जांपल को समझने के लिए कि फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर कोई स्केलर एलिमेंट है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया एक कैट वेक्टर के साथ, प्लस दूसरा कोई स्केलर एलिमेंट है उसको दूसरे कैट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे उनके यूनिक बड़ा वेक्टर्स के साथ। मतलब एक कैट वेक्टर को बड़ा में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका कोरिस्पोंडिंग कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ उसका ट्रांसपोज चाहिए होता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो स्केलर एलिमेंट है वो उसके कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ आया, और हमारे पास ये जो साई जो ऑलरेडी पहले कैट में था वो कन्वर्ट हो गया ब्रा में। सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कैट को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रा में, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है? उसके लिए हमें कम्प्लेक्स कंजुगेट विद ट्रांसपोज। उसका हमने कम्प्लेक्स कंजुगेट भी लेना है और ट्रांसपोज भी लेना है, तब वो हमारे पास कैट वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा ब्रा में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर हमारे पास कोई स्केलर एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कैट वेक्टर के साथ, वो एंगल ब्रैकेट की दूसरी साइड पे है, तो उसको हम इजीली सेपरेट लिख सकते हैं, उसके ऊपर कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज हमारे पास वही स्केलर एलिमेंट एंगल ब्रैकेट के साथ है, जब उसको हम बाहर की तरफ लेके आएंगे तो वो कम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में आ जाएगा, और हमारे पास जो वो सही होगा उसके जो एंगल होगा या वो जो कैट वेक्टर होगा वो एज इट इज़ रहेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों साई एंड फाई, उनका स्केलर प्रोडक्ट विल नॉट बी इक्वल टू साई एंड फाई। अगर साई और फाई हों वो इक्वल नहीं होंगे साई एंड फाई के साथ। अगर फाई और साई अगर हमारे पास यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये जो फाई है यहाँ पर ब्रा वेक्टर में आ रहा है, साई कैट में आ रहा है, तो इक्वल नहीं होगा अगर साई ब्रा में चला जाए और फाई कैट में आ जाए। क्यों? क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कम्प्लेक्स कंजुगेट विद ट्रांसपोज। तब हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास फाई एंड साई
will be equal to psi and phi with complex conjugate. So next one is scalar product of two ket vectors always positive and real number. कि दो कैट वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव एंड रियल नंबर होता है. जिससे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कैट वेक्टर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास दो कैट वेक्टर्स की बात की है. यहाँ पर हम फर्ज करें ये कैट वेक्टर है, तो ये जो बड़ा वेक्टर है इसको हम कोरिस्पोंडिंग कन्वर्ट कर सकते हैं कैट वेक्टर के अंदर. विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा 0 के इक्वल या फिर रियल नंबर में होंगे या तो पॉजिटिव में होंगे. अब यहाँ पर क्योंकि हम वेक्टर्स की बात करें तो इसको हम बेहतर होगा कि हम बात करें इसकी नल वेक्टर की. हमारे पास जो उसका आंसर होगा वो नल वेक्टर में आना चाहिए, उससे बड़ा हो या उससे ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो. नेक्स्ट वन इज scalar product of two vectors will be equal to null vector only if psi ket vector is equal to null vector. अगर नॉर्मलाइज कंडीशन की बात करेंगे तब हमारे पास उसका जो रिजल्ट होगा वो 1 के इक्वल आएगा. नेक्स्ट वन इज श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम क्वेश्चन में इसका भी यूज़ करना है. कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स का स्केयर हो फाई एंड साई का स्केयर हो, वो लेस देन इक्वल होगा उनके सेल्फ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के. मतलब दो वेक्टर है ना हमारे पास फाई और साई, तो फाई का जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा और साई का जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा वो लेस देन होंगे उनके प्रोडक्ट के होल स्केयर के. जैसा कि हम यहाँ पर टर्म यूज़ कर सकते हैं कि आप फर्ज करें ये फाई हमारे पास ए और साई हमारे पास बी है, तो इनका होल स्केयर होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा ए स्केयर एंड बी स्केयर के. यहाँ पर उसने कुछ हमें सैम्पल्स दिए हैं कि ये भी हमारे पास कैट वेक्टर्स तो हमारे पास डिफरेंट है लेकिन हमारे पास दोनों सेम नोटेशन में यूज़ हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कैट वेक्टर है, ये भी कैट वेक्टर है. इफ बोथ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर दोनों वेक्टर हमारे पास लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि इनकी जो इनइक्वालिटी है हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वलिटी के अंदर. यानी कि अगर कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक कैट वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरे कैट वेक्टर के साथ, उसके कोरिस्पोंडिंग कैट वेक्टर के साथ, तब हम कह सकते हैं वो इक्वल हो जाएगा. उसके कांस्टेंट कोई स्केलर एलिमेंट ले लें, वो इक्वल हो जाएगा उसी कोरिस्पोंडिंग कैट वेक्टर के साथ. मीन अब हमारे पास ये जो इसकी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की हमने जो इक्वेशन की यहाँ पर ओरिजिनल, अब ये इसकी इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वालिटी के अंदर. नेक्स्ट वन इज ट्राइएंगल इनइक्वालिटी. ट्राइएंगल इनइक्वालिटी में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स जो आपस में सम हो और उनका आपस में क्या हो प्रोडक्ट हो, कि दो वेक्टर्स फाई प्लस साई, इस तरह फाई प्लस साई, इनके सम का जो आपस में प्रोडक्ट होगा उसको जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा उनके स्क्वायर रूट के सेल्फ प्रोडक्ट के. उस वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास जो कैट वेक्टर होगा उसके सेल्फ प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट और प्लस सेल्फ प्रोडक्ट स्क्वायर रूट के दूसरे कैट वेक्टर के. मीन फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पर एक कोई एलिमेंट है जिसे हम आमतौर पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है साई प्लस फाई, उसको हम कंसीडर करते हैं ए हमारे पास और दूसरी हमारे पास क्या है बी है, और ये दोनों आपस में क्या हो रही है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है. ए डॉट बी विल बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट. तो इनको हम स्क्वायर टू यहाँ पे ले सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है. So when cat will be equal to a into cat corresponding cat vectors, कि अब यहाँ पर हमारे पास जो cat है प्रोपोर्शन का साइन हटा के हमने कोई स्केलर एलिमेंट एज ए कांस्टेंट लिया, तो वो इसकी जो इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वालिटी में. तो इसी फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह की इक्वालिटी फॉर्म में. नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल में क्या कहता है, इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कैट वेक्टर्स आर वेनिश्ड देन दीज वेक्टर्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल. अगर हमारे पास दो कैट वेक्टर है उनका स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा ऑर्थोगोनल. यहाँ पर कैट वेक्टर्स की बात कर रहा है, ये कैट वेक्टर है. अब ये बरा को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बरा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसके कोरिस्पोंडिंग कैट वेक्टर के अंदर, तो ये भी हमारे पास कन्वर्ट हो सकते हैं कैट. तो इसलिए यहाँ पर हमने बात की टू कैट वेक्टर्स की. ये 0 के इक्वल होंगे तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा. सो साई एंड फाई यानी कि दोनों जो कैट वेक्टर्स हैं बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दोनों से कैट वेक्टर ही होंगे. सो नेक्स्ट वन इज ऑर्थोनॉर्मल. इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कैट वेक्टर्स साई एंड फाई आर वेनिश्ड बट इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन इक्वल टू 1 देन दे विल बी कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल. कि हमारे पास अगर दो कैट वेक्टर्स हैं उनका अगर स्केलर प्रोडक्ट लें
वो तो 0 के इक्वल है, लेकिन उनका जो इंडिविजुअल यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास वेक्टर क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल होंगे। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड है, इफ साई एंड फाई बिलोंग्स टू अ सेम वेक्टर देन, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक साई है और फाई है, दोनों सेम वेक्टर से बिलोंग कर रही हो यानी कि सेम रोटेशन से बिलोंग कर रहे हो, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे हमारे पास। जैसा कि साई है ये भी कैट वेक्टर से बिलोंग कर रहा है, फाई उसी वेक्टर के अंदर है वो भी कैट से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का सेम रोटेशन में होना और उनका आपस में प्रोडक्ट करना विच इज़ नॉट पॉसिबल, और वो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इस तरह हमारे पास साई बरा में है और ये फाई भी बरा में है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल को देखते हैं कि यहाँ पर उसने कहा कि हमारे पास जो कैट वेक्टर होगा उसको देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, और ब्रा वेक्टर को हम देखेंगे नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स। इसकी कुछ एग्जांपल में कुछ हमारे क्वेश्चन है कि उसने हमें एक कैट वेक्टर दे दिया है। कैट वेक्टर में हम देखेंगे जो एंगल ब्रैकेट होगी हमारे पास वो राइट साइड के ऊपर आएगी। उसने मैट्रिक्स दिया 2 - 3 आयोटा 1 + 5 आयोटा, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है ब्रा के अंदर। तो हमने क्या सीखा कि किसी कैट को ब्रा में कन्वर्ट करने के लिए उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर क्या करना है अपने कि इस कैट वेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए ब्रा में, तो क्या करना है हमने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लेना है और इसको ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ अगर रोज है तो उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उनको रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पर कितने आ रही है, 1 कॉलम और 3 रोज हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह रो के अंदर। तो 2 3 आयोटा 1 - 5 आयोटा। दूसरा काम था हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में हम क्या करते हैं कि आयोटा के साथ जो सिंबल होता है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर -3 आयोटा तो यहाँ पर +3 आयोटा हो जाएगा, यहाँ 1 + 5 आयोटा तो यहाँ पर 1 - 5 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक कैट वेक्टर सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया ब्रा वेक्टर के अंदर। इस तरह का हम इनका सेल्फ प्रोडक्ट स्केलर भी ले सकते हैं सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर सही सही का। अब हमारे पास दो एलिमेंट है यानी कि दो वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास बरा में आ रहा है, दूसरा हमारे पास कैट में आ रहा है। तो बरा में तो हम अभी में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय। अब ये कैट वेक्टर है हमारे पास तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रो 1 2 एंड 3 दोनों इक्वल है, तो मतलब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर हमने प्लस का साइन डालना है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और दरमियान में हमने प्लस के सिंबल डालनी है। अब कहीं जगह हमें कन्फ्यूजन आती है कि हमारे पास जो आंसर होगा वो किस फॉर्म में आएगा, तो ट्रिक के तौर पर ये बात याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक होगा जिसको मल्टीप्लाई करें दूसरे मैट्रिक के साथ, उसमें कितनी रोज आ रही हैं। हमारे पास रो 1 है तो मतलब जो आंसर होगा वो 1 रो की फॉर्म में आएगा। अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा रो होती हैं, 2 या 3 होती हैं, तो इसमें आंसर भी उसी 2 या 3 रो की फॉर्म में आता। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास रिजल्ट आया। इसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू -1 होती है, वो -1 अपने पुट कर देनी है। अगर जहाँ पर हमारे पास अकेला आयोटा आ जाएगा तो उसको आप अलग से इमेजिनरी पार्ट की शक्ल में लिख सकते हैं या अलग से रियल पार्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इस तरह किसी भी वेक्टर्स का उसका स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसका सेल्फ प्रोडक्ट ले सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ आयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2.12, कंसीडर द फॉलोइंग टू कैट्स, कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये सही है ये फाई है, दोनों कैट में उनकी करिस्पॉन्डिंग उन मैट्रिक्स दे दिए हैं। क्या करना है हमने इस कैट का जस्ट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करना है और इसको कन्वर्ट करना है ब्रा के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ वाले सिंबल को चेंज कर देते हैं। तो ये 5 आयोटा प्लस का तो ये माइनस का हो गया, और माइनस का आयोटा है तो ये प्लस का हो गया। तो ये पहले का सोल्यूशन हमारे पास यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट इसको कन्वर्ट करना है हमने ब्रा के अंदर। ब्रा में हम क्या करते हैं, ब्रा में हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं विद ट्रांसपोज। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो ले लिया है, अब इसी को ट्रांसपोज मतलब कॉलम को कन्वर्ट कर देते हैं रो के अंदर। तो ये -5 आयोटा 2 × आयोटा, तो इस तरह हमारे पास जो कैट होगा वो भी ब्रा में इस तरह आसान से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास हेयर वी यूज द फैक्ट दैट ब्रा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द कैट वेक्टर, के जो ब्रा है वो इक्वल है कैट वेक्टर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के ट्रांसपोज के। लेकिन जो कैट का ट्रांसपोज है वो इक्वल नहीं हो सकता ब्रा के
वेक्टर के। तो ये पॉइंट हमारे पास एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन है, इज सही मीन कैट इज नॉर्मलाइज्ड इफ नॉट नॉर्मलाइज इट। गिवन डाटा हमारे पास ऊपर वाला भी सेम है, कहता है अगर हम यहाँ पर हमारे पास जो कैट वेक्टर नॉर्मलाइज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आपने करना है। नॉर्मलाइज्ड में हमने प्रॉपर्टी की डायरेक्ट नोटेशन की, अगर दो वेक्टर का जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो इक्वल हो 1 के, तब हम कह सकते हैं सेल्फ प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो वो हम नॉर्मलाइज्ड होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। तो क्या करते हैं, दोनों को हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, डाटा गिवन है, जब इनको हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 30, मतलब 1 के इक्वल नहीं है तो ये नॉर्मलाइज्ड भी नहीं है। इसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/√30 के साथ, तब हमारे पास नॉर्मलाइज हो सकता है। तो हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस में कई के नाम से। तो कई को विच इज आल्सो इक्वल टू 1/√30 into जो हमारे पास कैट वेक्टर है उसी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू एलिमेंट रहेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस द आंसर विल बी 1, मतलब ये हमारे पास किस कंडीशन में आ जाएगा, नॉर्मलाइज कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज आर कैट एंड रिस्पॉन्डिंग कैट ऑर्थोगोनल, क्या दोनों हमारे पास जो वेक्टर है यानी कि जो कैट है ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल में हम ये किया था कि अगर दो प्रोडक्ट का दो वेक्टर्स का कैट या फिर बरा हो या फिर स्केलर हो, उनका जो रिजल्ट है हमारे पास वो 0 आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। हमारे पास ये साई इंटू फाई स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स यहाँ पर पुट किया, उनको मल्टीप्लिकेशन करवाई, हमारे पास जो रिजल्ट आया 9 + आयोटा आया, मतलब वो 0 नहीं है। तो हम कहेंगे सो कैट एंड बरा आर नॉट ऑर्थोगोनल सिंस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए विच रिप्रेजेंट अ ऑपरेटर ए, अ कैट साई एंड अ बरा फाई। तो उसने हमें गिवन डाटा दिया है तो ये हमने चीज़ें कैलकुलेट फाइन करनी है। ए का मैट्रिक्स उसने ये दिया है और ये कैट का और ये हमारे पास बरा का है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करवाना है कैट के साथ। अब ए हमारे पास गिवन डाटा में मैट्रिक्स ये है और कैट का हमारे पास जो है वो ये वाला है। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्वल है, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम इसको। क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के साथ, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसके सेकंड को सेकंड के साथ साथ में प्लस डालते आना है, और उसके थर्ड को थर्ड के साथ। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट, यहाँ से फर्स्ट रो क्या होगी, कंप्लीट होगी। फिर सेकंड रो में आ जाना है, सेकंड का इस तरह फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ, इस तरह थर्ड का फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, इस तरह आपने इसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है। और इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हमने पहले हम पढ़ा है कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी जो आंसर होगा वो उन्हीं नंबर ऑफ रोज में इक्वल आएगा। तो इस तरह हमारे पास इस फर्स्ट का सोल्यूशन आ गया। सेकंड में क्या करना है हमारे, कि हमारे पास ये कैट वेक्टर ये बरा है और साथ में हमारे पास ये ऑपरेटर ए है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैट का तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है, यानी कि कैट और ए का, तो इसके आंसर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इसके बरा के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको हम अलग से कर सकते हैं, यानी कि ये बरा का आ गया, ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया और ये हमारे पास कैट वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसने यहाँ पर अलग से किया है कि हमारे पास पहले हम बरा वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं ए के साथ। अब बरा वेक्टर हमारे पास ऊपर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना ए के साथ, तो सेम वही मल्टीप्लिकेशन करवानी है हमने, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ। इस तरह हमारे पास फिर आगे नेक्स्ट हमें मूव करना है, क्योंकि अब रो एक ही जा रही है तो हम लोग को नीचे की तरफ मूव नहीं करना बल्कि उसी एक ही रो में हमने रहना है। इस तरह फिर फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, तो इस तरह हमारे पास इसका ये रिलेशन आ जाएगा। तीनों को करना तो तीनों को इन दोनों को असर निकाल के इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर्स आ जाएंगे। अगर किसी किस्म के आप कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन ऑप्शन इज कि हमारे पास अगर ये कैट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करवाना है ब्रा वेक्टर के साथ, तो कैट का हमने अभी आंसर निकाला है और ब्रा का हमारे पास ये है तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये भी इसलिए हमारे पास यहाँ पर इक्वल में आ जाएंगे। टू ऑब्टेन कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए कैट एंड साई, कैट एंड ब्रा। अब इनके जस्ट हमने कम्प्लेक्स कंजुगेट लेने, कम्प्लेक्स कंजुगेट में हमने क्या पढ़ा था कि उनके जस्ट अयोटा के साथ वाले साइंस को चेंज कर देंगे, तो वही जो उसने में गिवन डाटा होगा उसमें अयोटा का जो साइन होगा साथ वाला, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो उनके ये सारे हुए के कम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएंगे। तो इस हमने कर लेना है।
और ट्रांसपोज का क्या है, तो ट्रांसपोज में हम नंबर ऑफ कॉलम्स को कन्वर्ट कर देते हैं नंबर ऑफ रोज में, नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में। वो हर्मिशन का पूछ सकते हैं हर्मिशन कॉन्जुगेट के लिए कि हमारे पास अगर एक का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए, तो हम कह सकते हैं हर्मिशन है। अगर एक का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू एक का ट्रांसपोज का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो हमारे पास हर्मिशन कॉन्जुगेट में आ जाएगा। मतलब जिस तरह से वो आपको गिवन डाटा दे और जो कुछ पूछे आपने वो फार्मूला लगा के उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट इस किस्म के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट एक दे रहे हैं हमारे पास, कैलकुलेट phi and psi and phi are the equal, comment on difference between the complex conjugate, Hermitian conjugate and the transpose of Katz and Bras। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है कि एक हमारे पास ब्रा वेक्टर, दूसरा हमारे पास कैट वेक्टर, दोनों की वैल्यूज हमने ऑलरेडी ऊपर गिवन है, तो दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमने देखना है इसका ट्रांसपोज। उसने कहा आपने कमेंट्स करना है डिफरेंस बिटवीन कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के ऊपर, हर्मिशियन कॉन्जुगेट एंड द ट्रांसपोज ऑफ केट्स एंड बरात। तो सबसे पहले हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास बरा वेक्टर इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि अगर हम बरा को कन्वर्ट कर रहे हैं केट के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेके उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो केट बरा में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह हमने किया कि गिवन डाटा में हमारे पास साई जो ऑपरेटर है वो बरा फंक्शन में नहीं था, तो हमने उसको पहले कन्वर्ट किया साई को बरा फंक्शन के अंदर, जो कि कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली वही ये ट्रांसपोज लेंगे और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे, और साथ में हमारे पास फाई कैट वेक्टर्स में हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा, तो उसको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर ये आ जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज विद कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दोनों के आंसर हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फाई इंटू साई एंड साई इंटू फाई आर नॉट इक्वल, दे आर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं हम दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो इक्वल तो नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। मतलब अगर सिंपली मैंने उसको मल्टीप्लाई करवाया तो यही आंसर आया, और मैंने कहा इनके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके इनका ट्रांसपोज लिया तभी हमारे पास यही आंसर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर टू स्टेट्स। हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक हमारे पास साई वन कैट वेक्टर में है, जो गिवन डाटा है फाई वन प्लस 4 आयोटा इंटू फाई टू प्लस 5 इंटू फाई थ्री, एंड साई टू कैट वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू फाई वन प्लस 4 इंटू फाई टू माइनस 3 आयोटा इंटू फाई थ्री, वेयर फाई वन फाई टू एंड फाई थ्री आर ऑर्थोनॉर्मल कैट्स एंड वेयर बी इज अ कांस्टेंट। उसने दो हमें कैट वेक्टर्स दिए, हमें कहा है कि आपने बताना है कि जो हमारे पास फाई वन फाई टू फाई थ्री है एक दूसरे में आपस में ऑर्थोनॉर्मल है कैट्स एंड ब्रास, और बी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट साई एंड साई टू आर ऑर्थोगोनल। और हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कह रहा है कि साई और साई टू का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मीन इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल आएगा, इनका जो रिजल्ट होगा। तो प्रोडक्ट में हम कहते हैं कि प्रोडक्ट के लिए हमें साई वन और साई टू चाहिए, ठीक है। अब साई वन साई टू के प्रोडक्ट के लिए पहले देखेंगे साई वन का हमारे पास बरा आ रहा है, साई टू का कैट आ रहा है, तो साई वन का बरा हमें नहीं दिया हुआ बल्कि वो कैट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस कैट को पहले कन्वर्ट करेंगे बरा के अंदर। तो क्या करते हैं हम, अब कैट को बरा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इनके हम सैम्बल चेंज करते जाएंगे। अगर वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर वो मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया होता तो वहाँ ये करते थे कि उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज ले लिया करते थे। अब इसमें क्या करेंगे, उसी स्टेटमेंट का जो हमारे पास कैट्स हैं तो उनको बरा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो उनकी डुअल नोटेशन होगी उनको हम चेंज कर देंगे, और आयोटा के साथ उसका यानी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह मैंने इस साई वन का यानी कि ये कैट है उसको बरा बनाने के लिए इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, नोटेशन को चेंज कर दिया, तो इस फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। और साई टू की वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ है पड़ी, तो मैंने एज इट इज़ पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है कि हमारे पास जो पहला फैक्टर है उसको होल से मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह दूसरे फैक्टर को होल से मल्टीप्लाई और तीसरे फैक्टर को होल से मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तब हम देखेंगे नॉर्मलाइज कंडीशन में कि जब दो सेम ऑपरेटर या दो सेम वेक्टर किसी एंगल ब्रैकेट में आ रहे हो, मीन वो कैट या बरा की फॉर्म में आ रहे हो, तो जब दोनों सेम होंगे हम उनको नॉर्मलाइज कंडीशन के तहत 1 कर देंगे, बाकी जितनी भी डिफरेंस होंगी उनको हम क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो सेम जैसे फाई है फाई वन तो ये 1 हो जाएगा, बाकी जितनी भी अगर डिफरेंट होंगे तो आपका क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही वैल्यू पुट की, नॉर्मलाइज कंडीशन के तहत जो हमारे पास सेम थे उनको 1 1 कर दिया, बाकी सबको हमने
0 कर दिया। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो b माइनस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा। अब उन्होंने कहा कि आपने दो चीज़ें शो करनी है कि एक हमारे पास जो साई वन साई टू का जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास आ रही है b माइनस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा जो कि माइनस 31 आयोटा होती है वो इक्वल टू है 0 के। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। और दूसरे ने क्या कि आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, b इधर रहेगा हमारे पास माइनस 16 माइनस 15 माइनस 31 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये p की वैल्यू क्या आ जाएगी 31 अयोटा की फॉर्म में। इस तरह एक और क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है इफ फाई वन एंड फाई टू आर ऑर्थोनॉर्मल, दोनों कैट की फॉर्म में, शो दैट स्टेट्स साई कैट इज इक्वल टू अयोटा एन टू फाई वन प्लस 3 अयोटा एन टू फाई टू माइनस फाई 3 एंड काई इज इक्वल टू फाई वन माइनस अयोटा एन टू फाई टू प्लस 5 अयोटा एन टू फाई 3 सेटिस्फाई। आपने क्या करना है, हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी बतानी है और इसकी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बतानी है कि क्या दोनों जो स्टेटमेंट्स हमारे पास आ रही हैं क्या इनके ऊपर वो सेटिस्फाई हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। तो हमने जस्ट इनका ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनके फार्मूला पे चले जाना चाहिए कि हमारे पास इसको सोल्व करने से पहले हम देखते हैं कि जो फार्मूला श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में उसने क्या बताया था। उसने क्या बताया था हमें कि श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में कि दो जो हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे जैसे साई और हमारे पास ये काई है, इनका जो हमारे पास तो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में हम यही देखते हैं कि दो हमारे पास जो ऑपरेटर का प्रोडक्ट होता है उनका जो स्क्वायर होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है उनके सेल्फ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स के। मतलब दोनों का जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है दोनों ऑपरेटर का सही सही और कई का उनके प्रोडक्ट के हमेशा लेस देन होते हैं उन दो के स्केलर प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के। तो हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है उस स्टेटमेंट से, एक तो इनका स्केलर प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है सही और कई का, दूसरा हमने इनका सेल्फ प्रोडक्ट फाइंड करना है सही सही का और कई का। तो ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर लेनी है और आगे इनकी वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। तब देखेंगे हमारे पास अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास वो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होगी वरना हमारे पास नहीं होगी। तो पहले हम देखते हैं इनका स्केलर प्रोडक्ट कि हमारे पास सही सेल्फ प्रोडक्ट, हमारे पास सही सही का जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा वो सेम उसी तरह के हमारे पास सही ब्रा की फॉर्म में दिया हुआ है, सही मेरी ब्रा की फॉर्म में हमें नहीं दिया हुआ तो उसको हम क्या ब्रा की फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए इनके अयोटा के सिंबल चेंज कर देंगे और हमारे पास इनकी नोटेशन भी चेंज हो जाएंगी। इस तरह दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, नॉर्मलाइज कंडीशन के तहत जो सेम वेक्टर होंगे ऑपरेटर होंगे उनको 1 करेंगे, सबको 0 कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा सेल्फ प्रोडक्ट फॉर सही सही विल बी इक्वल टू 11। इसी तरह हमने क्या करना है, कई कई का फाइंड कर लेना है। अब कई कई के लिए हमारे पास दोनों सेम ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करना है आपस में सेम कंडीशन के तहत, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास कई कई विल बी इक्वल टू 27। अब हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट जो थी इन दोनों का आपस में स्केलर प्रोडक्ट सही और कई का, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही की आ गई है कई की आ गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास -3 -6 अयोटा आ जाएगा इसका। अब चूँकि हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए था, स्केलर फॉर्म में था, इनका होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरफ स्क्वायर रूट लेने के लिए इस तरफ हमने स्क्वायर रूट लगा देंगे और होल स्क्वायर भी ले लेंगे तो हमारे पास, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 सिंगल स्केलर प्रोडक्ट के लिए। तो एक के लिए हमारे पास आ गया वैल्यू 11 स्केलर प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट फॉर साई साई एंड सेल्फ प्रोडक्ट फॉर कई कई 27 एंड स्केलर प्रोडक्ट फॉर साई एंड कई विल बी 45। अब इन्हीं की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि 45 लेस देन 297। सो हमारे पास ये प्रूव्ड होती है कि श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी उन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इस तरह हम ट्राइएंगुलर इक्वालिटी देखते हैं तो उसमें क्या था कि दिखा था हमने कि दो ऑपरेटर का जो सम है और उनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसका जो स्क्वायर रूट है वो लेस देन है उनके सेल्फ प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के प्लस के। ठीक है, तो हमें इसमें भी सेम वही चीज़ें चाहिए, सही सही कई का ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। बाकी हमें अब क्या चाहिए, सही और कई का सम चाहिए, दोनों का सम करके आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। तो सम हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे पास, तो सम के लिए क्या करते हैं, सही हमारे पास और ये हमारे पास कई है। अब दोनों की क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने थोड़ा शॉर्ट मेथड से किया है, आपने ऐसा करना है इसको कि हमारे पास जो फाई 1 का होगा उसको फाई 1 से प्लस करना है, फाई 2 को फाई 2 से प्लस करना है, फाई 3 का फाई 3 से प्लस करना है और उनके अंदर जो हमारे पास अयोटा और रियल नंबर है उनको एज इट इज साथ लिखते आना है। तो उनको जब हम सोल्व करते हैं हमारे पास तो इसकी ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब क्या करना है, इनके सही प्लस फाई की ये स्टेटमेंट बन जाएगी और सही प्लस कई की ये भी स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी। अब क्योंकि हमने ये पूरी स्टेटमेंट हमने फाइंड करनी है ये वाली,
तो पहले हाफ मैंने ये वाली हाफ पहले यहाँ पर फाइंड कर ली प्लस के लिए, फिर ये वाली हाफ नीचे यहाँ पर फाइंड कर ली, तो दोनों की इक्वेशन हमारे पास आ गई। दोनों को फिर आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर आपने नॉर्मल कंडीशन के साथ 1 1 और 0 कर लेना है, तो उससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.656 लेस देन 8.513 विच इज़ करेक्टली आर अप्रूव्ड फॉर द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। एक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ cat vector means psi is equal to phi 1 plus phi 2 and chi cat vector is equal to phi 1 minus phi 2, prove the following relation. Note that phi 1 and phi 2 are not orthonormal। ठीक है, स्टेटमेंट दी है ए और बी की, उन्होंने सही से और काई काई की, इनका जो प्रोडक्ट का जो सम है वो दे दिया है और डिफरेंस भी हमें दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने इनकी स्टेटमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है और इनको आपस में क्या करना है, सम करना है, जो कि इसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 2। ठीक है, इस तरह इनका आपने डिफरेंस लेना है प्रोडक्ट के बाद, तो वो हमारे पास इसके इक्वल होना चाहिए। तो सेम हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, इन स्टेटमेंट को हमने यूज़ करते हुए इनका पहले हमने प्रोडक्ट लेना है, सेल्फ प्रोडक्ट सही सही का कई कई का, इनको फिर आपस में क्या करना है, हमने सम अप करना है। जब सम अप करेंगे तो नेगेटिव फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये फैक्टर इक्वल आ जाएगा इसके। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है ये भी एप्लीकेबल होगी, मतलब ये वाकई इक्वल है इस चीज़ के। इस तरह आपने दूसरे पे बी के लिए इनका डिफरेंस लेना है। आपने प्रोडक्ट तो हमने ले लिया, सेल्फ प्रोडक्ट सही सही फर्क आई गई, तो इनको आपने इनका डिफरेंस लेना है, तो इसमें जो अपोजिट वेक्टर होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, जो उन्होंने हमें बी ऑप्शन में दी है। और हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड कांस्टेंट अल्फा सो दैट साई कैट वेक्टर इज इक्वल टू a इंटू फाई 1 प्लस 5 इंटू फाई 2 एंड काई इज इक्वल टू 3 अल्फा इंटू फाई 1 माइनस 4 इंटू फाई 2 आर ऑर्थोगोनल। कि ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब रिजल्ट इनका 0 आएगा। आपने कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, कंसीडर करना है फाई 1 एंड फाई 2 एज टू बी ऑर्थोनॉर्मल, और फाई 1 फाई 2 आपस में ऑर्थोनॉर्मल भी है। इनका यानी कि जो सेल्फ प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो 1 के इक्वल आएगा, उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब फाई के लिए या फिर कांस्टेंट अल्फा हमने फाइंड की, पीछे हमने कांस्टेंट बी की वैल्यू फाइंड की, तो उनके लिए हमें स्केलर प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट लेंगे दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आपने लेना है यहाँ पर। तो हमारे पास ये 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 आ जाएगा। तो अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई करवानी हो फाई एंड फाई 2 के लिए, हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो इसको आप कर दें इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 उधर जाएगा, तो इक्वल के तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। अल्फा स्क्वायर चाहिए, अल्फा चाहिए जस्ट, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 20/3, स्क्वायर लेके हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 20/3 इसका हमारे पास क्लियर आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर टू स्टेट्स साई 1 इक्वल टू 2 आयोटा इंटू फाई 1 प्लस फाई 2 माइनस a इंटू फाई 3 प्लस 4 इंटू फाई 4। इसी तरह साई 2 की बस वैल्यू दी हुई इक्वेशन दी है, वेयर इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3 इंटू फाई 1 माइनस आयोटा इंटू फाई 2 प्लस 5 इंटू फाई 3 माइनस फाई 4, where phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 are orthonormal and where alpha is constant. Find the value of alpha so that psi 1 and psi 2 are orthogonal. सेम जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया उसी तरह करना है। हमने पहले दोनों का हमने सेल्फ प्रोडक्ट ले लेना है, psi 1 psi 2 का। तो उनका जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम कहेंगे कि हमारे पास इक्वल टू 0, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल हो जाएगा। इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम कहें कि हमें ऑर्थोनॉर्मल के लिए हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक साइड पे रहेगा, बाकी जो फैक्टर है इक्वल दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये थे आज का हमारा आर्टिकल और उससे रिलेटिव क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।